चौथा क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, ध्यान से सुनना प्रशांत। देखो, आपसे कहा गया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित। आपके पास 12 सेंटीमीटर का एक गोलीय चालक है, उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित, यानी उसको दे दिया गया है। बात समझ में आ रही? उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। आपसे कहा है गोले के अंदर, गोले के बाहर, ठीक बाहर का मतलब हुआ बेटा उसके पृष्ठ पर। क्या हुआ? उसके पृष्ठ पर। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 12 से बड़ा, यानी गोले के बाहर। बात समझ में आ रही है? गोले के बाहर किसी बिंदु पर क्या पूछा है आपसे? वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। असल में क्वेश्चन पहले चैप्टर का है। बात समझ में आ रही है? पहले चैप्टर में तो आप लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़े हो, और ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग है तीसरा जो आप पढ़े हो, वहाँ का ये क्वेश्चन है, यहाँ दे दिया है। कोई बात नहीं, हम सभी जानते हैं कि जो आवेशित गोला होता है, जो चालक है, उस पर एक समान रूप से जो आवेश वितरित हो रहा है, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, असल में बिंदु आवेश के कारण जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसी के बराबर होता है 1/4πε0, और वो आवेश बटे उन दोनों के बीच की दूरी का यही होता है। यही तो बिंदु आवेश के कारण था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही उस आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, बाह्य बिंदुओं के लिए यही होगी, अभी समझा रहा हूं। तो इसका सलूशन देखते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझने के लिए एक गोला ले लो, ये हो गया, ठीक है। इसका रेडियस हम लोग मान लेंगे ये सेंटर है O, इसका रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? इसको R मान लेना, या मान लो कैपिटल R। अगर रेडियस R माने हो तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि R की वैल्यू है बेटा 12 सेंटीमीटर। देखो दिया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। अब ये सेंटीमीटर है, हमको मीटर में चेंज करना होगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। तो जहाँ पे सेंटीमीटर है वहाँ पे 10⁻² मीटर लिख सकते हो, तो लिखेंगे 12 × 10⁻² मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? फिर कह रहा है इस पर जो आवेश की मात्रा है, सपोज करो आपने इसको कितना आवेश दिया? +Q। कितना दिया? +Q आवेश दिया। धन है ना, प्रश्न नहीं तो प्लस में दिया। और इसकी मात्रा कितनी दे दी गई है आपको? Q की जो मात्रा है बेटा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इतना आवेश दिया गया। अब जब इसको +Q आवेश दोगे तो वो आवेश एक समान रूप से इस पर वितरित है, ऐसा ही तो कहा गया है। और चालक है तो एक समान रूप से वितरित हो ही जाएगा। ये यहाँ तक बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है गोले के अंदर, गोले के अंदर किसी बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पहला नंबर ज्ञात करेंगे गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र। क्या बेटा? वैद्युत क्षेत्र हम सभी जानते हैं शून्य होने वाला है। कितना होने वाला? शून्य। या पहले से जानते हो, कोई चालक है तो उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? शून्य। ये हमेशा हम लोग प्रूफ भी किए थे। तो चालक के भीतर जैसे ही कहा शून्य लिख देंगे, किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, अब गृहित से ही पता चलता है कि 0। दूसरी चीज, गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर का मतलब उसके पृष्ठ पर, उसके यानी यहाँ पे मान लो, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे गोला का पृष्ठ ही तो होगा, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो अब वो लिखेंगे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र
इसको मान लो E1, क्या मान ले बेटा, बराबर, देखो ये जो आवेश इस पर वितरित है गोले पर, वो बाह्य बिंदुओं के लिए, चाहे ठीक बाहर हो चाहे थोड़ा और बाहर हो, उसके लिए इस प्रकार से व्यवहार करता है जैसे कि सभी के सभी आवेश उसके केंद्र पर स्थित है। ये भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो हम मान सकते हैं प्लस क्यू को इसके केंद्र पर माना जा सकता है, यहाँ पे प्लस क्यू को माना जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो वही हो गया, बिंदु आवेश क्यू के कारण उससे आर दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माध्यम का कहीं कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब निर्वात अथवा वायु है, तो के नहीं लिखेंगे, इनटू वो आवेश जिसके कारण ज्ञात करो, किसके कारण ज्ञात करो, प्लस क्यू के कारण, बटे उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे चूंकि प्लस क्यू को केंद्र ओ पर स्थित माना जा सकता है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही, कोई डाउट तो नहीं है? चले आगे, चलो ये हो जाएगा। सबकी वैल्यू आपको पता है 1/4 की वैल्यू, गुड, 9 × 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू आपको दे दिया गया है 1.6 × 10⁻⁷, 10⁻⁷, बटे आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर, उसको मीटर में हम लोग चेंज किए हैं 12 × 10⁻² मीटर, मीटर वाली वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर। तो 12 × 10⁻², इसको सॉल्व करना है। क्या है, अच्छा हाँ, आर का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलो कर दी, यहाँ तक बात समझ में आ रही, ठीक है। चलो अगला स्टेप, नौ गुणे 10⁻⁹, 1.6 × 10⁻⁷ अपॉन, जब ये ब्रैकेट ऑफ करोगे तो 12 का भी स्क्वायर होगा और 10⁻⁻² का भी स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रही है? तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, ऐसे लिख सकते हो ना, 12 × 12 144, अभी मत लिखो, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। और फिर गुणे 10⁻⁻² रहेगा और फिर इसकी घात 2 रहेगा, घात की घात लगे तो घातों का आपस में गुणा होगा, तो माइनस प्लस माइनस 2 दूनी, ये हो जाएगा। इसी को सॉल्व करते हैं। 3 से पहले काटो इसको, 3 चौको 3 त्रिका, ये हो जाएगा। इसको भी काट दो, 3 एकम 3, 3 चौको, ये बात समझ में आ रही है? 4 चौक 16 होता है ना, और 16 ऊपर लिखा है, 1.6 लिखा है ना, पॉइंट को दाईं तरफ ले जाओ और 16 से 16 काट दो। चलो देखते हैं। E1 = 1.6 लिखा है, हम दशमलव को एक अंक दाईं ओर ले जा रहे हैं, तो यहाँ बचेगा क्या, 16 × 10⁻, पहले से क्या था 9 और क्या था -7, आधार समान है ना, गुणे में घातें जुड़ती हैं, ऐसे करते चले जाओ। और आप एक अंक दशमलव को दाईं ओर लाए हो, जब भी हम दशमलव को दाईं ओर लाएंगे 10⁻⁻, तो माइनस करेंगे। कितने अंक लाए थे बेटा, तो 1 कर दो, ये हो गया आपका, अपॉन 4 चौकों गुणे 10 की घात कितनी है, -4, सॉल्व कर दो, 16 एकम E1 बराबर 1 गुणे 10 की घात, ये -4 है, ऊपर जाएगा प्लस होगा ना, चलो इसको घटाते हैं, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 था, और -4 ऊपर जाएगा, सॉल्व इट। 1 से गुणा कराने का कोई मतलब नहीं है, तो 10 की घात 4 5, ये हो गया वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मात्रक। आप बताओ बेटा, न्यूटन मीटर प्रति 1000,
हाँ बताओ, आप बताओ क्या दशा है क्लास की, बताओ, आप बताओ। हम्म, बताओ बेटा, क्या ही पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक, क्यों रट रहे हो? तो इसका मात्रक बेटा न्यूटन प्रति, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट समझिए। ये जो चालक गोला है, इसके भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो शून्य आएगा। हम सभी जानते हैं कोई चालक है, बात समझ में आ रही है? तो चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य होता है, यानी किसी भी बिंदु पर सभी जगह पे क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने शून्य लिखी। और गोले के ठीक बाहर का मतलब उसके पृष्ठ की बात हो रही है, तो उसके पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 10⁵ न्यूटन पर कूलम होगी इस कंडीशन में। अब तीसरा चीज आपसे पूछ रहा है सी, गोले के केंद्र से यानी यहाँ ओ से 18 सेंटीमीटर पर स्थित कोई एक बिंदु होगा, वहां पर वैद्युत क्षेत्र आपको बताना। मान लो कहीं भी मान लो, इधर मान लें, ये कोई एक बिंदु, ये ओ है, यहाँ पे क्या मान लें? पी मान लें, चलो। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर मान चुके, स्मॉल आर मान लो, कितना? स्मॉल आर। ये इसकी डिस्टेंस है केंद्र से आर दूरी पर, और इस आर की वैल्यू आपको दे दिया गया है कितना? 18 सेंटीमीटर। चलो इधर लिख दे रहा हूं, केंद्र ओ से आर बराबर 18 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र। ये आपसे पूछा है, इसको आप E2 मान लो। बात समझ में आ रही है? चलो, और E2 का फार्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ? आप बताओ, फार्मूला बोलो। हाँ ठीक है, सही बता रही है, 1/4πε0। कौन सा आवेश ले लें? प्लस क्यू, वो तो इसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित है, हम लोग तो बिंदु आवेश के कारण ज्ञात करते हैं ना। ये फार्मूला क्या है? बिंदु आवेश के कारण। आप बताओगे डेरिवेशन करते समय इसका भी उतना ही आया था, क्यों? क्योंकि जो चालक है, जो कोष है, इस पर जो एक समान रूप से आवेश वितरित है, वो बाह्य बिंदुओं के लिए इस तरीके से व्यवहार करता है जैसे कि उसके केंद्र पर ही स्थित, गोले कोष के केंद्र पर ही स्थित। बात समझ में आ रही है? तुम यहाँ लगा सकते हो 1/4πε0। जिस बिंदु आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं वो बिंदु आवेश कितना है? क्यू बटे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। बात समझ में आ रही? यहाँ पे हम लोग E2 ज्ञात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट किए हैं, और इसके भीतर तो शून्य होगा। इसी पे वैल्यू पुट करो, आंसर ले लो। चलो देखते हैं, 9 × 10⁹। क्यू की वैल्यू कितना है बेटा? आपको दे दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻7। अच्छा, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी दी गई? 18 सेंटीमीटर। हमको किस में रखनी होगी? मीटर में। तो आर की जगह पे लिखेंगे 18 × 10⁻², और स्क्वायर है तो कर देंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो 9 × 10⁻9, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 18 का भी वर्ग होगा तो 18 × 18, 10⁻⁻2 का स्क्वायर, घात की घात लगी तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 10⁻⁻2 दूनी 4। यही सॉल्व करना है, तो 9 दूनी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, 2 से इसको काट सकते हैं ना, चलो 2 × 1 = 2,
और 8 दूनी 100, 0.8 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ बचा 0.8 इंटू 10 टू द पावर 9 है और -7 है और ये -4 है, ऊपर जाएगा तो +4 और बटे यहाँ पे क्या बचा 18, यही तो बचा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0.8 को हम लोग 18 से भाग करेंगे, जीरो पॉइंट 8 बटे कितना था 18 गुणे 10⁻। इसको सॉल्व कर लें। 9 में से 7 जाएगा बेटा 2 और 4 2 6, 10⁻। प्लस में रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है। ठीक है, भाग करिए। भाग तो सब लोग को आता है ना, ओके, सिर्फ मुझे छोड़ के। भाग किससे करेंगे 18 से। कितना आया 0.0444। अब ये ऐसे आता रहेगा है ना, गुणे 10⁻ कितना है 6। हम लोग एक काम करते हैं, दशमलव को 2 अंक दाईं ओर ले जाओ। कितना बेटा 2 अंक दाईं ओर ले जाओ तो एक अशून्य अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। वैज्ञानिक संकेतन में हम लोग लिखते हैं कितना 1 2, तो 4.44 यही तो बचा, गुणे 10⁻। 6 पहले से था, 2 अंक दाईं ओर ले गए तो -4.44 इंटू 10 टू द पावर 6 में से तो जाएगा इतना न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो बाहर गोले से बाहर यानी उसके केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 4.44 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम होगी। इसका सलूशन आपको समझ में आया कि नहीं, एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? बोलो अभी किसी स्टेप में डाउट हो तो मैं दोबारा समझाऊं। नहीं है? अगला क्वेश्चन बोलें? हाँ बताओ। कुछ नहीं? 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है एक समांतर पट्टिका संधारित्र, पट्टिका का मतलब प्लेट, इंग्लिश वर्ड है, बात समझ में आ रही है? तो समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, क्या है बेटा, पट्टिकाओं के बीच वायु है, की धारिता 8 पिकोफैरेड है। पिकोफैरेड दे भी दिया है, 1 पिकोफैरेड टू द पावर -12 फैरेड। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, बात समझ में आ रही है, और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, तो इसकी धारिता क्या हो, समझाता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास तो एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। अभी के लिए इसमें वायु भरा है, क्या है बेटा, वायु। और इसके बारे में कुछ दिया भी है आपको कि इसकी जो धारिता है C, नॉट से लिखते हैं ना वायु संधारित्र की धारिता, हम लोग C नॉट बना के रखें। कितना दिया है बेटा 8 पिकोफैरेड, 8 पिकोफैरेड। चलो ये दे दिया गया आपको, ठीक है। इसके प्लेटों के बीच की दूरी अभी के लिए हम लोग D मान के चल रहे हैं। कितना मान ले बेटा, और इनके प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग A मान लें। कितना मान लें, प्लेटों का क्षेत्रफल A। लिख भी दे रहा हूँ, ध्यान देना। 2-3 चीज़, एक तो 1 पिकोफैरेड बराबर 10 टू द पावर -12 ये चीज़ होता है। और दूसरी चीज़, यदि
हम लोग मानेंगे प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना हो बेटा a, तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी d है। कितना है बेटा d। तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, बोलो आप बताओ। नहीं बता रही है, अभी 2-3 दिन पहले आई है। यस सर, आप लोगों को उड़ा है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये C नॉट बोल दो क्योंकि वायु के लिए K का मान लिखोगा, है ना ये चीज़। तो हम सभी जानते हैं कि जो ये दिया गया है, आपको पहले से दिया है। ओके, C नॉट बराबर होगा क्या समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, एप्सिलॉन नॉट A क्या होगा, प्लेटों का क्षेत्रफल, यहाँ लिखे ही हूँ प्लेटों का क्षेत्रफल एप्सिलॉन नॉट A बाई उनके बीच की दूरी d। ये तो हम C नॉट की जगह लिख सकते हैं ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही है। अच्छा, अब बराबर आपको दिया क्या 8 पिको फैरेड, तो 8 पिको फैरेड, पिको फैरेड की जगह क्या लिख सकते हो 10⁻² फैरेड। अच्छा -2 लिखा है, -12 फैरेड। और इसको बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बना दो, ये सब दिया था ना आपको, ये फर्स्ट केस था। केस सेकंड देखिए, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड में क्या है, यहीं से देख लो। दो चीज बदला है, एक तो यदि जो प्लेटों के बीच की दूरी d है बेटा, d डैश मान लो अब, है ना, वो कहा है कि आधी हो गई है, पहले की आधी हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कह रहा है। एंड जो पहले k बराबर 1 था ना, यानी वायु था, वो अब कहा जा रहा है k इज इक्वल टू 6 है। ऐसा कोई मटेरियल इसमें भरा गया है जिसका परावैद्युतांक कितना है 6। बात समझ में आ रही है। और इनके बीच के स्थान में जितना भी स्थान खाली था पूरे में भर दिया गया, ठीक है। अब अगर हम फिगर आपको दिखाएं तो कुछ इस तरीके से होगा। चलो ध्यान देना, अब जो फिगर होने वाला है, इनके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो गई, आधी हो गई। ये यहाँ पे पहले d था ना, अब d बाई 2 हो गया, यानी पहले का आधा हो गया, जिसको हम लोगों ने d डैश मान लिया है अपनी सुविधा के लिए। फिर कहा है इनके बीच में जो खाली स्थान है, इस पूरे स्थान में कोई ऐसा माध्यम भरा गया है जिसका परावैद्युतांक कितना है k, और k की वैल्यू आपको दे दिया गया है 6। बात समझ में आ रही। अब इसकी धारिता आपको बतानी है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो हम लोग क्या करते हैं ना, धारिता। अब धारिता इसको हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, C के मान सकते हैं ना। होता कितना है, तो बोलेंगे K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यही तो होता है प्लेटों के बीच की दूरी। ध्यान रहे K हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, प्लेटों का क्षेत्रफल उत्तर तो बदला नहीं है, और प्लेटों के बीच की दूरी बदल गई है, d बाई 2 कितनी हो गई है, तो पहले का आधा यहाँ लिखेंगे d बाई, ये होगा। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो, 2 इधर भाग में ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा ना। अगर मैं आपको समझाऊं तो इसको ऐसे लिख सकते हो, k एप्सिलॉन नॉट a बटे 1 होल डिवाइडेड बाई d बाई 2। तो 2 का गुणा सबसे ऊपर होगा, d का गुणा यहाँ आएगा क्या, तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट
ए, ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, इसमें जाके 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, और डी का गुणा 1 में हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं ना? ओ, आप इक्वेशन फर्स्ट से देखो बेटा, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिखा है वहाँ पे 8 गुणे 10 की घात माइनस 12 फैरेड लिख सकते हैं, लिख दो, सॉल्व तो हो गया। और के की जगह पे 6, इसकी जगह पे कितना था 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और इंटू 2। कहाँ से लिखे हो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सॉल्व इट। 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96 गुणे 10 की घात माइनस 12 फैरेड। तो अब धारिता कितनी होगी बेटा? 96 गुणे 10 की घात माइनस 12 फैरेड, बट 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड इज इक्वल टू 1 पिको फैरेड। तो जहाँ पे 10 की घात माइनस 12 फैरेड लिखा है वहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो 96, इसकी जगह पे पिको फैरेड। यही आपका आंसर है। बताओ सॉल्यूशन में कोई दिक्कत किसी भी स्टेप में? एकदम क्लियर है ना? ठीक है, आप चाहो तो इसको फिगर फर्स्ट कर देना और इसको सेकंड, ठीक है ना? अगला सॉल्यूशन करें हम लोग, ठीक, अभी तो बहुत टाइम है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है? कहा है 9 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पहले जोड़ ही देते हैं फिर बात करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखना। आपके पास 3 संधारित्र हैं, चलो यहाँ देखो, और तीनों को किस में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में। ये नहीं, बातचीत नहीं करो, कोई डाउट हो तो पूछो। यही तो है संधारित्र का संकेत, 2 समांतर प्लेटें होंगी, दोनों बराबर होंगी, ओके। इनको क्या करना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। हम लोग कैसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में? पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरे प्लेट के दूसरे संधारित्र को तीसरे प्लेट के पहले संधारित्र नहीं, तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। इस तरीके से पहले संधारित्र को किसी विद्युत स्रोत द्वारा, पहले संधारित्र के पहले प्लेट को किसी विद्युत स्रोत द्वारा, और अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट दूसरे प्लेट को पृथ्वी द्वारा जोड़ देते हैं। चलो अभी आगे यहाँ कुछ और जोड़ने के लिए कहा गया, वहाँ जोड़ेंगे जो कहा गया। पहली बात तो 3 संधारित्र आपके पास, तीनों की धारिता बराबर है और कितनी है? 9 पिको फैरेड। तीनों की धारिता बराबर है 9 पिको फैरेड। अगर हम इसकी धारिता माने C1, इसकी तो आपको दिया गया है C1 बराबर C2 बराबर C3 और बराबर 9 पिको फैरेड। बात समझ में आ रही है? ओके। संयोजन की कुल धारिता बतानी है आपको, यानी तुल्य धारिता बता दे रहे हैं। ए नंबर, तुल्य धारिता क्या मान लें इसको? C इक्विवेलेंट, चलो ये मान लें। तो ये बतानी है आपको। हम सभी जानते हैं बेटा श्रेणी क्रम में जो C इक्विवेलेंट निकालते हैं वो ये फार्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक केस ये है, आप चाहो तो पिको फैरेड को फैरेड में बदल लो, और नहीं भी बदलते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ धारिता ही है। इस फार्मूले में सबके सब क्या है? कोई दूसरी राशि तो है नहीं, तो हमको जो मिलेगा वो धारिता ही मिलेगा, उसका भी मात्रक यही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो आसानी के लिए आप एक काम करो, ना बदलो, जैसे लिखा वैसे ही सॉल्व कर लो, जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो भी पिको फैरेड में होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? बाद में बदल लेना। चलो देखते हैं। इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 की जगह पे बेटा
9 प्लस C2 की जगह पे भी, C3 की जगह पे भी। अच्छा, हर बराबर है, जोड़ देंगे। तो हर हो गया 9। अंश को जोड़ेंगे, 1 + 1 + 1 3 आएगा ना। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = विलोमानुपात कर दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। विलोमानुपात करो डायरेक्ट, क्या आएगा, इसलिए C इक्विवेलेंट बराबर 3। मात्रक पिको फैरेड, पिको फैरेड कितना, ये तो समझ में आ ही गया होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा आपसे पूछ रहा है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण यानी कि सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। हम सभी जानते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर यहाँ अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है अगर हम 120 वोल्ट से इसको जोड़ें तब आप बताओ कि इनके प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा। देख लेते हैं, फिगर से समझिएगा, फिगर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बी नंबर, इसको हम जोड़ने वाले हैं। किससे जोड़ने वाले हैं, 120 वोल्ट है ना, 120 वोल्ट सप्लाई देंगे, जोड़ दिए। अब मान लो 120 वोल्ट जोड़ने पर आप इसको आवेश कितना देते हो, Q कितना मान लेंगे बेटा, Q मान लेंगे। क्लियर है बात, Q आवेश इस पर आप संचित करवाते हो। आपसे पूछा क्या है, तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। हम सभी जानते हैं यहाँ पर विभवांतर अलग अलग होगा। इसके प्लेट के बीच विभवांतर V1 मान लो, कितना मान लें, यहाँ पर प्लेट के बीच विभवांतर V1 मान लेंगे, यहाँ पे V2 मान लेंगे और यहाँ पर V3। तो यही V1, V2 और V3 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ध्यान देना, हमको चाहिए क्या, वोल्टेज विभवांतर चाहिए, V1, V2, V3। होता क्या है फार्मूला, V1 = Q/, अच्छा फार्मूला देखो, वैसे फार्मूला देखो, C = Q/V, B को इधर भेज दो, C को इधर, तो B = Q/C, यही तो होता है। आपको अगर विभवांतर चाहिए तो काम किसका लगेगा, एक तो आवेश का कि उस संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या है, और दूसरी उसकी धारिता कितनी है। तो धारिता तो सबको पता है, C1, C2, C3 कितना है, 9 पिको फैरेड, ये पता है ना, धारिता पता है, क्या नहीं पता है हमको, आवेश ये। और हम सभी जानते हैं श्रेणी क्रम में आवेश बराबर होता है, यही आवेश सब पर संचित होगा। जितना आवेश हम इसको देंगे उतना ही प्रेरण के कारण माइनस इस पर आएगा, और जो स्वतंत्र धनावेश होगा जो बाहरी प्लेट पर होगा, बाहरी सतह पर, वो इस पर चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे से सब पर आवेश की मात्रा उतनी है। तो हम आवेश ज्ञात कर लें, क्यू मिल जाएगा, बस सोल्यूशन हो गया। और क्यू के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से Q = CV कितना होगा बेटा, Q = CV। तो अभी के लिए Q = हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा संयोजन की तुल्य धारिता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तुल्य धारिता, क्योंकि कुल आवेश तो Q दे रहे हो तो कुल धारिता लिखेंगे। कुल धारिता आपने कितना निकाला है, ये C इक्विवेलेंट है ना, तो यहाँ पे होगा C इक्विवेलेंट, कुल आवेश बराबर कुल धारिता गुणे कुल विभवांतर कितना लगा रहे हो, V लिख देंगे, वैल्यू पुट कर दो। C इक्विवेलेंट 3 पिको फैरेड, ध्यान देना यहाँ पर हम लोग इसका मात्रक फैरेड में कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 3 × 1 पिको फैरेड बराबर कितना फैरेड बेटा, -12 है ना, चलो ठीक है। तो जहाँ पे पिको फैरेड था वहाँ पे लिखेंगे 3 × 10⁻12, ये फैरेड में हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक तीसरी राशि है विभवांतर है ना, ये डिस्टर्ब करता है इसलिए बदल रहे हैं मात्र, गुणे विभवांतर कितना लगाए थे 120 वोल्ट, ये रख दी, इसको सॉल्व कर लीजिए। बस आपको सोचना है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं करना है, क्या चाहिए उसमें क्या क्या लगता है अपने आप सॉल्व होते चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुल आवेश
Q बराबर 12 3 36 और एक 0 360 गुणे 10⁻⁻12 कूलम। इतना आवेश होगा। बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमसे पूछा थोड़ा गया है, ये तो पूछा नहीं गया ना, क्यों मिल गया आपको। तो इस पर आवेश की मात्रा Q होगी, इस पर भी Q और इस पर भी Q, और धारिता C1 C2 C3, तो B1 B2 B3 निकालना आसान हो गया। इसलिए V1 इज इक्वल टू फार्मूला से Q बाई C1, यही तो होगा, V इज इक्वल टू Q बाई C होता है ना, तो B1 इज इक्वल टू, B1 क्या है, पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, तो उस पर आवेश की मात्रा कितनी है Q रख दिए, उसकी धारिता कितनी है C1, इस तरीके से ज्ञात करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। Q की वैल्यू कितनी है 307 पूरे 10⁻⁻12। C1 की वैल्यू कितनी है 9 गुणे 10⁻⁻12 पिको फैरेड में ना, तो 9 गुणे 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 से 9 चौको 40, कितना आ गया बेटा 40, क्या था विभवांतर वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही निकाल लेते हैं दूसरे प्लेट के बीच विभवांतर V2, उसको आप बता दो, लिख दें। V2 बराबर फार्मूला क्या लिखे बेटा Q/C2, हाँ आवेश तो उतना ही रहेगा Q बटे उसकी धारिता कितनी है C2, वैल्यू पुट कर देंगे, आवेश की वैल्यू 360 गुणे 10⁻, सब उसी में, आवेश भी उतना ही है और सबका धारिता भी उतना ही है, तो विभवांतर भी सबका उतना ही आएगा, है ना। नीचे लिखेंगे 9 गुणे 10⁻⁻12, हम जानते हैं कितना आने वाला है 40 वोल्ट। सॉल्व कर लें, ऐसे V3 निकालेंगे Q/C3, आवेश की मात्रा 360 गुणे 10⁻⁻12, धारिता 9 गुणे 10⁻⁻12 बराबर 40। यही तो पूछा था, हो गया। कोई डाउट इसमें नहीं ना, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है थोड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, बस इसमें समांतर क्रम का है। देखो कहा क्या है, 2 पिकोफैरेड 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए। पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम, है ना। चलो जोड़ते हैं, देखते हैं। ये श्रेणी समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं बेटा, हाँ सबको जोड़ देंगे, तो सबको तो जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में भी, लेकिन कैसे जोड़ेंगे, प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दो, ऐसे ये सबको जोड़ दी, और दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु। अच्छा, सबकी धारिता हम लोग मान लेंगे, इसकी धारिता C1, इसकी और इसकी, बात समझ में आ रही है। अरे यहाँ पे ले C1 C2 C3 हो गया, ठीक है बात, कोई डाउट। और सभी संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर एक ही होगा, और वो B मान लो। अभी काम लगेगा जैसे वैसे हम लोग मान लेंगे, अभी के लिए इतना ही जोड़ दिया गया, ठीक है। और सबकी धारिता आपको दे दी गई है, कितनी दी है वो लिख लो। C1 बराबर कितना दिया है बेटा 2 पिकोफैरेड, C2 बराबर कितना दिया है 3 पिकोफैरेड, और C3 बराबर कितना दिया है, यहाँ तक बात क्लियर है। आपसे पूछा क्या है पहले क्वेश्चन में, संयोजन की कुल धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यही तो होता है, बता देंगे। ए नंबर
संयोजन की कुल धारिता C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, वैल्यू पुट कर दो। C1 की वैल्यू कितना है 2 पिकोफैरेड, C2 की 3 और C3 की 4, तो 4 2 6 3, तुल्य धारिता मिल गया बेटा 9 पिकोफैरेड। ठीक है, दूसरा आपसे क्या पूछा है, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा। वहाँ विभवांतर अलग अलग होता था, V1 V2 V3, वो पूछा आपसे। यहाँ आवेश अलग अलग होगा, यहाँ आवेश आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है, आसान है। देखते हैं, एक काम करते हैं, ये फिगर यहाँ ले आओ। सेकंड में क्या पूछा है आपसे, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दें, इसको 100 वोल्ट से जोड़ो, एक बार यहाँ से ले आओ, सौ वोल्ट से क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। जोड़ दिया गया। जब 100 वोल्ट से जोड़ोगे तो यहाँ से आवेश का कुल मान लेना क्यों है, और यहाँ तक तो ठीक रहेगा, फिर यहाँ से जो होगा वो आवेश की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, और सबकी धारिता के अनुसार उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रास्ता इधर के लिए भी है, Q1, इसमें कितना आवेश है Q1, इसमें हम क्या मान लेंगे Q2, और इसमें Q3। कोई दिक्कत बेटा नहीं ना। पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा कितनी है Q1, दूसरे संधारित्र पर Q2, तीसरे संधारित्र पर Q3, ये चीज़। ठीक है, तो यही आपको ज्ञात भी करना है, Q1 Q2 और Q3 निकालते हैं। अच्छा, आपको आवेश ज्ञात करने के लिए चाहिए क्या, सबसे पहले तो हम ये जान लें। तो हम सभी जानते हैं Q = C1 CV कितना होता है CV, B क्या है वोल्टेज, कितना विभवांतर है इनके प्लेटों के बीच, तो जितना विभवांतर यहाँ से लगाया हो उतना ही सबके बीच होगा। विभवांतर बराबर होता है ना, विभवांतर पता है हमको, सबकी धारिता C1 C2 C3, C1 C2 C3 ये भी आपको पता है। आवेश की मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं Q1 Q2 और Q3। चलो देखते हैं, इसलिए Q1 बराबर उसकी धारिता कितनी, Q1 क्या है, पहले संधारित्र पर दिया गया आवेश है, तो उसकी धारिता कितनी है C1 लिख देंगे, और उनके प्लेटों के बीच विभवांतर 100 वोल्ट, इतना ही तो लगाया हो यहाँ पे, तो सभी प्लेटों के बीच उतना ही विभवांतर होगा, क्योंकि उन दोनों बिंदुओं से देखो सभी प्लेटें जुड़ी हुई हैं, तीनों संधारित्र वहीं से जुड़ा हुआ। क्लियर, तो जितना इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा उतना ही इनके, उतना ही। तो यहाँ पर B मान ले रहे हैं, और B की वैल्यू कितनी है 100, बस सॉल्व करते चले जाओ। चलो C1 की वैल्यू कितना दिया बेटा 2 पिकोफैरेड, इसको बदलेंगे 2 × 10⁻12 फैरेड हो गया C1 का, और V की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट। क्लियर है बात, ठीक है। 100 का मतलब 10⁻2 ना, अच्छा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10⁻12 था, और ये 10⁻2 प्लस में होगा, तो 10⁻12 में से 2 जाएगा, इतना कूलाम, 2 × 10⁻10 कूलाम आवेश इस पर होगा। अभी देखना सबसे ज़्यादा आवेश किस पर होगा, इस पर होगा, जिसकी जितनी धारिता उसके हिसाब से उस पर आवेश होगा। Q2 निकाल लेते हैं, उस पर धारिता कितनी है C2, उसकी धारिता C2, और उनके प्लेटों के बीच विभवांतर उतना ही V ही। वैल्यू पुट करेंगे, C2 की वैल्यू बेटा 3 पिकोफैरेड, तो उसको फैरेड में बदलने के लिए 10⁻12 और गुणे विभवांतर 100, वही चीज़ 3 × 10⁻10 कूलाम, 10⁻2 हो जाएगा ये,
सॉल्व करेंगे इतना। क्लियर है ना? Q3 निकालते हैं, C3 इंटू बी। C3 की वैल्यू बताओ आप बेटा, C3 की वैल्यू कितना रख दें, बोलो। यहाँ लिखा हुआ है और वही लिख देंगे, ठीक है ना। 4 पिको फैरेड C3 की जगह पे 4 पिको फैरेड का मतलब 10 की घात माइनस 12 फैरेड। और B की वैल्यू कितना रख दें अतुल, B की वैल्यू कितना रख दें, ध्यान नहीं दे रहे हो? 100 है ना, ठीक है, उतना ही होगा। तो 100 सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 क्योंकि इसका मतलब 10 की घात 2, आधार समानों गुणे में घाते जुड़ गए। तो आ गया आपका ये भी। चलो देखते हैं, दिया है, ध्यान देना, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल ए दे दिया आपको, क्षेत्रफल दे दिया, दोनों का बराबर है कह रहा है, ओके। फिर कह रहा है उनके बीच की दूरी डी दे दिया आपको 3 mm। फिर कह रहा है संधारित्र की धारिता प्रकृति, बहुत आसान है भाई, C = एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए और डी चाहिए था, मिल गया, खत्म। उसके बाद कह रहा है यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण यानी कि सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। दोनों प्लेटों पर आवेश की मात्रा पूछ रहा है। तो हम सभी जानते हैं संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा युग्म है जिन पर आवेश की समान मात्रा होती है और विपरीत प्रकृति का होता है, एक पर प्लस होगा एक पर, तो एक पर हम ज्ञात कर लें, दोनों पर उतना ही आवेश होगा, ठीक है ना। देखें, चलो, हाँ दिया क्या है बेटा, तो क्षेत्रफल दिया है A बराबर 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और प्लेटों के बीच की दूरी D दिया गया है 3 mm। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो हम सभी जानते हैं चूंकि 1 mm = 10 टू द पावर -3 मीटर, यही तो होता है, ओके। तो जहाँ पे mm लिखा है वहाँ पे हम लिखेंगे 10 की घात -3 मीटर। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? ये तो दिया ही था, इसमें क्या डाउट। फिर संधारित्र की धारिता बता रहा है, क्या करो, लिख देंगे, वायु है, क्या है, वायु है, इसलिए धारिता C0 मान लेना = एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ बेटा, सही है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखेंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अगर मात्रा कोई पूछे तो हाँ सही, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, इतना हो गया इंटू ए की वैल्यू कितना दिया है 6 × 10⁻³ बटे। बेटा डी की वैल्यू बताओ अरविंद, डी की वैल्यू कितना होता है, हमेशा वही तो रहता है ना कि बदलता है कभी। पूछ रहा होगा, सोच रहा है सर जी पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, क्या कंफ्यूजन है। डी बराबर 3 × 10⁻³ इतना निष्क्रिय हो जा रहे हो, 3 × 10⁻³ इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो 8.85 को 3 से भाग करते हैं, 8.85 डिवाइड बाई कितना आया 2.95 इंटू 10, अरे अभी 6 भी तो है, एक काम करो 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 2 से इसको गुणा करा दो, 8.85 इंटू 2
कितना आया 17.7 इंटू 10⁻, -12 -3, ये तो कट जाएगा। पास समझ में आ रही? अगला स्टेप, एक अंक दशमलव को आप बाईं ओर ले आओ तो 1.7 और 7 यही तो हो जाएगा, इंटू 10⁻। जब भी दशमलव को बाईं ओर लाते हैं तो 10⁻, प्लस होता है माइनस। यहाँ -12 पहले से था बेटा, और हम दशमलव को एक अंक बाईं ओर लाए तो इसलिए 10⁻, प्लस कितना लाए हो, एक अंक, तो एक लिख देंगे। आधार समान हो तो गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1.77 इंटू 10⁻, -12 और +1, तो -12 में से एक जाएगा 11। ये था क्या, धारिता, इसका मात्रक फैरेड। यहाँ तक बात क्लियर? कोई डाउट? तो पहला क्वेश्चन तो आपने इसका बता दिया। फिर पूछ रहा है आपसे कि संधारित्र की धारिता को परिकलित, ये तो हो गया। यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, अब आपका आंसर समझिएगा, थोड़ा सा बढ़िया है। चलो ये एक संधारित्र है आपके पास, ये कैसा संधारित्र था, वायु संधारित्र। इनके प्लेटों के बीच क्या है, वायु। इनके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी, 3 mm। कितना था बेटा, 3 mm। और इनका क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है A, इतना था। लास्ट में कहा गया इसको 100 वोल्ट के सप्लाई से आप जोड़िए, जोड़ दे रहे हैं। कितने वोल्ट से, 100 वोल्ट सप्लाई दे देंगे इसको। बात समझ में आ रही? अब आपसे पूछ रहा है तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। तो अगर 100 वोल्ट से जोड़ रहे हो तो मान लो इसको आवेशित कर रहे हो, क्यों आवेश दे रहे हो, ठीक है ना। तो अब इस Q की आपको वैल्यू बतानी है। हम सभी जानते हैं इस संधारित्र की धारिता अभी परिकलित हुई है C0। Q बराबर क्या होता है बेटा, Q बराबर CV, यही तो होता है। इसी सूत्र से हम लोग लिखेंगे। तो Q, यहाँ आवेश की मात्रा Q है और इसकी धारिता कितनी है, C0 है। इनके प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, V। वैल्यू पुट करेंगे, C0 की वैल्यू कितना है, 77 इंटू 10⁻, और V की वैल्यू 100 वोल्ट। 100 का मतलब 10⁻², और इसी को सॉल्व कर लेंगे। 1.77 इंटू 10⁻, -11 + 2 क्या है, आवेश। मात्रा क्या होगा, कूलम। सॉल्व हो गया, और तो कुछ नहीं पूछा बस।